नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कल बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ विधि होगा और किस-किस को क्या-क्या मिलेगा वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण बैठक बिहार में हो रही है। काफ़ी सारे नेता वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बीजेपी के खेमे से भी और नीतीश कुमार जी के खेमे से भी। लेकिन जो लोग हार गए, प्रमुख 3 नाम सामने हैं हमारे, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। ये तीनों को देख के सर ना मुझे वो शोले का डायलॉग याद आता है जिसमें गब्बर सिंह पूछता है कि कितने आदमी थे? तो वो आंसर देते हैं कि 3। तो यहाँ पर भी 3 ही लोग हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और वो डायलॉग भी बहुत फेमस डायलॉग है, फिर भी खाली हाथ आए, तो वही खाली हाथ ही है अभी भी। तो आज हम बात करेंगे ये तीनों का किस तरह से करियर होगा अभी या किस तरह से बिहार की जनता ने इन लोगों का करियर बर्बाद कर दिया और इसलिए हमने आमंत्रित किया है विशेष अतिथि हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पंकज जोशी जी। सर आज बात करने के लिए बहुत मजा आएगा क्योंकि ये जो सर मीम बन रहा है ये कितने आदमी थे 3 और फिर भी खाली हाथ लौट आए। तो सर आपको क्या लगता है सर अब पहली बात करेंगे कि तेजस्वी यादव की सर घर में तो ऑलरेडी हंगामा हो रहा है। जी मैडम, आपको नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। और किसी के घर के विवाद के बारे में तो खैर ये एक गंभीर मसला है, क्योंकि उनकी जो जो चर्चा जो चल रही है। और ये अच्छी बात है कि कम से कम वो इतना तो संवेदनशीलता रख रहे हैं कि अगर बिहार में कोई हार हो रही है तो उसमें कुछ तो गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक अन्य जो दूसरे हैं, प्रशांत किशोर जी, उन्होंने भी ये इस बात को कहा है कि अब मैंने हार की जिम्मेदारी ली है। लेकिन उसमें भी वो तंज वाली जो उनकी एक भाषा जो आ रही थी मीडिया में कि बिहार के लोगों को खिचड़ी खानी है, तो मैं क्या करूं, मैं तो पुलाव देना चाह रहा था। तो वो अपने आप को किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि एक मीडिया मैनेजमेंट एक अलग चीज है, लेकिन जब राजनीति में जब आप जमीन पे जाते हो तो वो चीजें बहुत अलग हैं। तो इस बात का पता प्रशांत किशोर जी को भी पता चल गया होगा कि आपने कितने भी वरिष्ठ से वरिष्ठ संपादक महोदय हों, चाहे न्यूज एडिटर हों या अन्य, क्योंकि उनको जितनी टीआरपी जर्नलिस्ट ने और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, पिछले 1 साल में ऐसे किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिली है। और उसके बावजूद भी आंकड़ा एक एक सीट पर भी नहीं पहुंचा। तो जब आप तो एक मीडिया एक किसी इवेंट को तैयार करना या एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना और एक ग्राउंड पे जाके चुनाव लड़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और तीसरे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी, उनके खेमे में तो किसी तरह की कोई है ही नहीं। वो तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कहीं छुट्टियां मनाने फिर चले गए होंगे ट्रिप पर। तो क्योंकि क्योंकि अब क्योंकि कहीं भी उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं या कुछ इस तरह से आ ही नहीं रहा है, तो वो तो आराम से, मुझे लग रहा है वो तो चिल मूड में रहते हैं। तो अब बाकी की चीजें पार्टी के नेता जाने या या तेजस्वी यादव जी जो है उन्होंने वहां पे जिस तरह से सारे डिसीजन लिए थे, अब या वो जाने। तो उनके घर में तो खैर झगड़ा अब हो ही रहा है कि क्या है। उनकी बहन जो है रोहिणी आचार्य जी, तो उनका भी जो है वो अपना घर छोड़ के जा चुकी हैं। और उसमें भी उन्होंने बड़े गंभीर आरोप तेजस्वी जी पे लगाए हैं कि किस तरह से मारपीट और गाली गलौज और ये सारी चीजें हुई। तो दूसरे भाई जो तेज प्रताप यादव हैं, उनका भी आ रहा था कि अगर बहन के साथ इस तरह की बदतमीजी होगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। सुदर्शन तो चक्र चला हुआ चलेगा ऐसा बोला उन्होंने। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। तेज प्रताप यादव जी एक एक इमोशनल व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने बिहार की जनता को एक संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन परिवार में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो पूरा जो है कंट्रोल कर लिया, पार्टी के ऊपर कंट्रोल कर लिया या अपने उस पर, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना, जो कि जो व्यक्ति थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा गुस्से करने में थोड़ा जो पहले हो जाता है प्रभावी, तो फिर वो उसके बाद वो सबको कंट्रोल में कर ले रहा है। तो माँ बाप भी उसको शांत कराने के लिए कि ठीक है ये बेटा नाराज ना हो जाए, तो इस तरह से तेजस्वी जी को जिम्मेदारी मिली है। हाँ, तो उन्होंने तेज प्रताप सबसे पहले भाई को साइडलाइन कर दिया, फिर उसके बाद अब बहन को साइडलाइन कर दिया। और क्योंकि बहन ने जो बात कही थी कि जब मैं घर छोड़ के आ रही हूँ तो मेरे माँ बाप रो रहे थे,
तो आज अगर लालू यादव जी की ये स्थिति है और मतलब तो ये तो अपने आप में बड़ी बातें हैं, क्योंकि मीडिया में ये जो बातें आ रही हैं इसके बाद तो, क्योंकि जिस जंगल राज को माननीय प्रधानमंत्री जी रेखांकित करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी रेखांकित करते हैं कि जंगल राज क्या था, उसमें यही तो था कि आपने कितने व्यापारियों की जो जमीन थे, आपको जिस मेन रोड पे जो घर पसंद आ गया आपने उसको काबिज कर लिया, आपको जहाँ की दुकान अच्छी लगी आपने वो ले ली, आपने आपने नौकरियों के नाम पे आपने जो किसान परिवारों के बच्चे थे उनकी आपने खेत की जमीन लिखवा ली। तो ये जो जितना आपने अलग अलग तरह से जो भी आप पे आरोप लग रहे थे, और उसमें आगे जो है जो जंगल राज जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और आरोप लगाती है, और उसमें आगे जो भी इनके खिलाफ चारा घोटाले में तो चार्जशीट हुई है उसमें कल्प्रिट है। तो यही आज वही जब घर में जब झगड़ा हो रहा है तो अब इनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से दूसरों को परेशान करना, और फिर वही चीज जब घर में आती है तो क्या क्या होती है। तो ये सारी कुछ आंखों के सामने बहुत जल्दी आ जाता है। तो और उसका कम से कम ये है कि चीजें व्यवस्थित होंगी, आगे होंगी। अभी तो फिलहाल तो ये है कि हाँ, जो घटना चक्र बड़ी तेजी से बदल रहा है, और अब नीतीश कुमार जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से घटक दल आपस में मीटिंग करके तय कर ही चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी के जो मंत्रालय हैं वो भी जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। यस। तो तो नए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं हमारे लिए कि वो अच्छा, हाँ, अच्छे से वहाँ पर फिर से बिहार को एक शासन के रास्ते पे लेके जाएं, क्योंकि जिन नेताओं के अंदर जो कुसंस्कार पड़े हुए थे, जो कि केवल स्वयं के स्वार्थ तक सीमित रह गए थे, वो अब इस बात को समझें कि जो नया जो यूथ जो है वो आपके इसको चक्र में नहीं आएगा। राहुल गांधी जी तो कई बार कह चुके हैं कि नया जो जैन जी है, क्योंकि जब इनकी रैली हो रही थी तो मीडिया में जब हमने भी सुना है कि वो जैन जी को प्रोत्साहित कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप तो इंस्टाग्राम में, आपको इंस्टाग्राम चलाने में बिजी रखना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कि अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं चलाया तो आप लोग इनके घरों पे जाओगे और मुख्यमंत्री जी के घर पे जाओगे, प्रधानमंत्री जी के घर पे जाओगे, वहां जाके कहोगे कि हमें रोजगार दो। तो वो जो उनकी जो भाषा शैली थी वो इतनी ज्यादा तेज थी, और उसमें उसमें जो एक जिस प्रभावी भूमिका को वो कहते हैं कि, तो वो एक तरह से वो उकसाने वाली फीलिंग थी। और प्रियंका गांधी जी भी हर बार जब रैलियों में कहती थी कि ये जो सीईसी जो है ज्ञानेश कुमार है, आप इसका नाम लिख लो, नाम नोट कर लो, ये है विवेक जोशी है, जो अपर मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नाम नोट करो, इनके इनसे पूछो कि आपने वोटों की चोरी क्यों की है। तो वो एक तरह से चाहे वो जो थी उसमें तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को कार्रवाई करते हुए एफआईआर करनी चाहिए थी, लेकिन यस। अब ये कहीं ना कहीं ये है, लेकिन लेकिन जो बिहार की जनता है वही समझदार निकली। कम दिल्ली की जनता जो है वो दिल्ली की जन बिहार की जनता जो है वो इतना पॉलिटिकली मैच्योर है, वो जानते हैं। क्योंकि जब प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से हवा बनाई है, मैं उसकी कंपैरिजन जब दिल्ली की जनता से करता हूँ तो दिल्ली की जनता तो इनकी बातों में आ गई थी। वो हुँ। किसी एक वो उन्होंने वो धरने पे बैठे, प्रदर्शन पे बैठे, उसके बाद भूख हड़ताल लिए और मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद लास्ट में आके वही महंगी गाड़ियां और अपना बंगले पे खर्चा, कोरोना का जैसे काल में आप अपने बंगलों पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद तो वही काम प्रशांत किशोर जी वहां पे जिस तरह से मीडिया हाइप बनी, लेकिन बिहार की जनता ने तो बता दिया कि हम आपको एक सीट भी नहीं देंगे। तो बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है, वो जानती है कि क्या है, क्या कैसे है, और हमें किसी सत्ता में लाना चाहिए। यस। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन तीनों नेताओं का जो भविष्य है वो तो भारत की जनता तय करेगी, हम तो केवल एक एक चर्चा ही कर सकते हैं। यस। लेकिन हमारी तो यही है कि तीनों लोग भारत की जनता को कम से कम उलाहना ना दें कि उन्होंने अगर आपको हरा दिया है तो वो गलत किया है। आप उसको अपने सर माथे पे रखें, जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, और उन्होंने जिन लोगों ने भी कम से कम मतदान दिया है, कम से कम उनका तो सम्मान करें कि इतना मतदान आया, आप केवल सत्ता में ही बैठने की बात क्यों कर रहे हैं। राइट सर। सर अभी चर्चा निकली है तो बात ये भी करेंगे सर कि पहले तो बात करते हैं तेजस्वी यादव जी की, क्योंकि उन्होंने सर या पहले से ही एम वाई कॉम्बिनेशन पे ये लोग चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने जो भी कुछ बनाया वो सारा जो है वो पूरा पानी में गया इस चुनाव में। मतलब घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई।
लेकिन सर जिस एमवाय कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग चल रहे थे, उन्हीं कॉम्बिनेशन ने इनके घर में आग लगाई, ऐसा सब चर्चा में आ रहा है। जैसे संजय यादव कोई है और एक कोई रमीज या ऐसा कुछ नाम, वो क्या नाम उनका, रोहिणी आचार्य जी ने ही बोला है। तो सर जब इतना बड़ा साम्राज्य हम कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव ने बनाया, वो सारा जो है तेजस्वी यादव जी की वजह से या उनके निर्णयों की वजह से, सलाहकारों की वजह से डूब गया। तो अभी सर यहाँ से उनका क्या फ्यूचर होगा, वो तो उनको खुद को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से इसी बात के लिए रोहिणी आचार्य जी ने वो बिहार को छोड़ के अब दिल्ली में शिफ्ट इसी वजह से हुई है। उन्होंने इस बात को कहा है कि जब आप लोगों ने, तेजस्वी यादव ने और जो इनकी जो दो दो और जिनका नाम लिया है कि आपकी टीम ने मिलकर सारे डिसीजन लिए बिहार के, तो किस तरह से होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इस बात को कहा कि बिहार में तो एक कट्टा सरकार चल रही है। राइट। इन्होंने कट्टा के दम पे ही कांग्रेस वालों से जबरदस्ती से मुख्यमंत्री का पद लिखा लिया कि ये बनेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो चीज है इसमें, और राहुल, और जब कोऑर्डिनेशन की इनकी आपस में जब इंडिया अलायंस की जब बैठक हो रही थी, तो माननीय राहुल गांधी जी इसलिए उन्होंने लालू यादव जी से मुलाकात भी नहीं की थी। तो नीचे के लेवल पे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं था लास्ट तक। और कांग्रेस पार्टी तो इतनी शिथिलता से काम कर रही थी कि लास्ट तक उनके फाइनल ही नहीं हुए थे कि किसको हम टिकट देंगे। तो और जहां तक जब ये बात आती है कि किस तरह से चुनाव में रैलियां होंगी, तो जहां पर आप विपक्ष में होते हुए राहुल गांधी जी ने केवल 50 रैलियां की, उससे ज्यादा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 और उससे अधिक रैलियां की। तो हम्म, तो इनकी ऊर्जा जो है वो कहीं भी एक तरह से गंभीरता को नहीं दिखाती है। इसीलिए कांग्रेस का नीचे का कैडर क्यों परेशान है, वो इसीलिए परेशान है, नीचे का कार्यकर्ता परेशान है। राजद का तो जो वोट बैंक है वो तो एक एक अपने आप में फेमस है अपनी चीजों के लिए। तो उन्होंने तो गाने चला दिए अपने लिए कि हम तो कट्टा लहराएंगे और घरों पे वो झंडा फहराएंगे। तो वो तो उस बात पे कहने लगे। हालांकि कोशिश की कि तेजस्वी जी ने कि हम रोजगार देंगे और हर घर को नौकरी देंगे, लेकिन वो लोग बाग जानते हैं ना कि ये क्या दे सकते हैं। जो चीज दे सकते हैं उसी की बात करते, तो वो थोड़ा सा मैचिंग भी होने की बात थी। अब उस बात को तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये चीज दे सकते हैं, तो जनता ने नकार दिया कि भैया हमें इनसे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। हम तो राइट। जो हम तो चाहे जो किसान सम्मान निधि की जो चाहे 6,000 रुपए राशि है, हमारे लिए तो वही इनफ है। चाहे महिलाओं के लिए जो सम्मान राशि है, हमारे लिए वही इनफ है। हमें इनकी सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। उसके बदले में पता चला कि हमारे घर के आदमियों की किडनैपिंग होने लग गई, पता चला महिलाओं के साथ गलत काम होने लग गए। तो हम ऐसी सरकार को क्यों सत्ता में चुनेंगे। बैठा दें। यस। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी इस बात को भूल जाते हैं कि जिस जैन जी का वो उदाहरण देते हैं कि नेपाल का या बांग्लादेश का, जो भी उनके दिमाग में रहता हो परिकल्पना, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस जैन जी ने जो इस तरह से वहां पे सत्ता के साथ विद्रोह किया है, उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के घरों में भी आग लगाई है। हम्म। वो विपक्ष के नेता भी वहां से भागे। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो केवल सत्ता पक्ष के लिए ही खतरा है, वो विपक्ष के लिए भी है। और जहां तक भारतीय समाज में जो यहाँ का जो युवा है, वो सबसे ज्यादा अभी जो एक वर्ड निकल के आया था नेपो बेबी का, तो नेपो बेबी जो रहते हैं वो इसी तरह के ही तो हैं कि जिन्होंने कोई संघर्ष किया नहीं, कोई स्ट्रगल किया नहीं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप एक नेता के रूप में स्थापित हैं। आपको अनुभव अपने संगठन तक का नहीं है। तो और जनता के बीच में तो आपको क्या ही अनुभव रहेगा। आप अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से ही मिलते नहीं है। एक संगठन की चाहे मंडल की टीम हो, ब्लॉक की टीम हो, जिले की टीम हो, चार चार पांच पांच अलग अलग गुट बने होते हैं। उन्हीं में कोऑर्डिनेशन बैठा के देख लीजिए। तो आप अपने संगठन को ही तो चला के देखिए कि पहले जिले के लेवल पे क्या होता है, स्टेट के लेवल पे क्या होता है। आप उन्हीं में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। और उनके साथ भी चार चार पांच पांच बार मीटिंग करनी होती है, तब जाके वो दल आपस में वो जितने भी जो खाने होते हैं वो तब आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य करते के बैठते हैं। ये टिकटों का वितरण क्यों नहीं हो पाता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जितने भी इनके आपस में जितने भी गुट बने हुए हैं वो एक साथ नहीं बैठ पाते। फिर उसके बाद आप इंडिया अलायंस के साथ दूसरों के साथ कैसे आप बैठेंगे।
तो ये इनकी जो चुनाव की जो रणनीति है वो बिल्कुल फेल रणनीति है और उसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। और दूसरे लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि अब आपको और नई काम करेंगे और नई चीज़ों को उस तरह से लेके जाएँगे गंभीरता से तो अ, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी और माननीय योगी जी और हम एनडीए की पूरी टीम जिस तरह से उन्होंने दिनों-रात उन्होंने पहले से ही चुनाव की रणनीति में जिस तरह से लगे हैं, अब पूरे चाहे जो टिकट का वितरण है उसको सही समय पे किया है और उसके बाद जिन सीटों पे लड़े हैं उनमें पूरी प्रभावी भूमिका निभाई है। तो यस, उसका उसका निश्चित रूप से बिहार में जो मैनेजमेंट हुआ है उसका निश्चित रूप से और इस बात के लिए तमिलनाडु के जो हैं स्टालिन जी उन्होंने भी इस बात के लिए बीजेपी की तारीफ की है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो एंड टाइम तक लास्ट में जो मैनेजमेंट जो उनका बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट है वो इतना प्रभावी है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से किस तरह से संघर्ष करेंगे? तो वो तो उस गंभीरता के लिए तो निश्चित रूप से आएँगे और नहीं आए तो फिर आगे तो ख़ैर अमित शाह जी कहते ही हैं कि 1 बजे तक सूपड़ा साफ हो जाएगा पार्टी का, तो वो तो इस बात को कहते ही हैं। ये सर। सर, ये बिहार की जीत सर, एनडीए की जीत और इनकी हार इतनी बड़ी है ना सर, ये जल्दी से उसमें से उभर पाएँगे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आत्मचिंतन तो इनको करना नहीं है बस। और एक बात सर, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी इज़ ऑलवेज़ इन इलेक्शन मोड 24/7, तो उन्होंने इसको ये लिया है, नो वी आर इन इमोशनल मोड। मतलब इलेक्शन मोड की जगह उन्होंने यूज किया है इमोशनल मोड। दिस टीचेस अस नॉट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट पॉसिबल फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो ये स्टेटमेंट आया है प्रधानमंत्री जी का। तो सर, राहुल गांधी जी की बात करते हैं या प्रशांत किशोर जी की जो है, उनको शायद सर ये अहंकार हो गया था कि हम तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि काफी सारे इलेक्शंस में प्रशांत किशोर जी ने हेल्प की थी, स्ट्रैटेजी लगाई थी, तो शायद वो उनको लग रहा था कि बिहार की जनता अब उनको चुनेगी। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं, दरअसल इनको क्या है कि संघ के नेताओं के लिए, आरएसएस के अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, जिस तरह से आरएसएस के पूरे उस दायित्ववान कार्यकर्ताओं के लिए जो गलत भाषा ये उपयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गलत भाषा उपयोग करते हैं, उससे अभी इन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है। सच्चाई ये है कि संघ की जो पाठशाला के जो संस्कार हैं, उनको पाने के बाद जब व्यक्ति का जब निर्माण होता है, तो उसके बाद जब वो विभिन्न गतिविधियों में जब वो जाता है, उसमें राजनीति भी एक गतिविधि है। तो उसके बाद उनको ये सिखाया जाता है कि आप हर समय किस तरह से अपने समय का सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से उसी क्षेत्र में एक कर्मठता को कर्तव्यपरायणता के साथ करें। और वो एक सेल्फलेस सर्विस होती है। तो इस बात को राहुल गांधी जी या विपक्ष के नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि संघ का निकला हुआ कोई कार्यकर्ता किस प्रकार होता है। आप संघ को केवल एक फासिस्ट संगठन कह देने से या एक हिंदूवादी संगठन कह देने से काम तो चलेगा नहीं। आप उनकी विभिन्न आयामों में, विभिन्न समाज के क्षेत्रों में जो उनकी एक की गतिविधि चल रही है, आप उन चीज़ों की को जानते ही नहीं है, तो आप समझ ही नहीं पाएँगे कि इनका एक स्वयंसेवक कितनी मेहनत करता है, दिनों-रात किस तरह से वो इस समाज के प्रति एक चिंतित रहता है। तो यस। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो हैं वो उन्हीं संस्कारों को रखते हुए कार्य करते हैं। अब आप ये कह देंगे कि वो हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या संघ का कार्यकर्ता तो हर समय एक कार्य के लिए ही एक मोड में रहता है। वो अपना कोई समय वेस्ट ही नहीं करता है। तो यही आज जहाँ भी हम हैं जहाँ भी हम हैं या हमारे जो संगठन का जो लोग हैं वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का एक बार बन चुका होता है, वो उससे नीचे नहीं जाता है, वो हमेशा उससे ऊपर जाता है क्योंकि उसमें संघ के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का उसमें एक लगातार एक चरणशील रूप में जो भी उनकी जो कर्मठता है वो ना केवल राजनीतिक रूप से बल्कि समाज के हर क्षेत्रों में काम करते हुए, सभी को सहयोग लेते हुए, सभी को साथ लेते हुए, सभी के साथ सामंजस्यता करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को ये विपक्ष के नेता समझना नहीं चाहते हैं, केवल आरोप लगाना चाहते हैं और आप आरोप लगाइए लेकिन अपने संगठन पे भी ध्यान दीजिए। आप अपने संगठन में काम नहीं करेंगे तो कैसे है? लास्ट में तो आपको अपने संगठन से ही पानी पड़ेगी ना, आप दूसरों पे आरोप लगाने से क्या मिलेगा? अब अगली बार फिर से उत्तर प्रदेश में और बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपकी स्थिति होने वाली है। तो अब बंगाल में
आप जाएँ, मेहनत करें, हम तो यही कहेंगे विपक्ष का कोई भी व्यक्ति है मेहनत करे और उसमें सही आरोपों को उठाए। लेकिन आप मुद्दे इस तरह के निकाल के लेके आएँगे कि एफआईआर का आपने मुद्दा उठा दिया, वो कोई उस आम व्यक्ति को भी पता है, आम जनता को भी पता है कि ये जो मुद्दा है ये बेसलेस मुद्दा है, इसमें कोई है ही नहीं। आप बता रहे हो उसे हाइड्रोजन बम, और लास्ट में वो बम क्या, वो सूतली भी नहीं है। ठीक है भाई, असली बम तो वहां बंगाल में निकल रहे हैं, असली असली तो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटियों से जी, निकल रहे हैं। तो उन उन चीजों की तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं जो जो असली मुद्दा है। आप यस, आप चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अरे चुनाव आयोग तो अपनी जो है वो तो हर साल की उनकी जो वोटर लिस्ट है हर साल बनती है। तो आप वोटर लिस्ट को ब्लेम करने से अच्छा आप अपने बारे में आत्मचिंतन करिए ना कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। यस, उसके उसके तब तब कुछ होगा, अदरवाइज तो खैर ये है कि संगठन जैसा भी है, तो यही है कि अब आगे जो भी है। और तो ये समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वर्णिम काल चल रहा है, तो उनकी जो मेहनत है वो निश्चित रूप से सभी जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ जो है जो उन्होंने मेहनत की है उसका एक जो है फल मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये आगे मुझे तो यही लग रहा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार ही चलेगा। यस सर। सर अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, लेकिन पहले शायद वेस्ट बंगाल में है। तो उत्तर प्रदेश में सर अखिलेश यादव के मन में सर कहीं न कहीं तो डर बैठ गया होगा कि अभी राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़े या ना लड़े। हाँ, राहुल गांधी जी को कोई मतलब इस तरह से ये लोग भी गंभीरता से नहीं लेने लगे हैं, क्योंकि इसी बात के लिए इंडिया का जो गठबंधन है उसमें भी फूट पड़ गई है कि कैसे क्या है। तो क्योंकि ये जितने भी वही बात आती है। और जो भारत का भी युवा है वो भी इन नेपो बेबियों से क्यों परेशान है, वो इसीलिए है ना क्योंकि ये उस तरह से मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप यस, 1 घंटे 2 घंटे की आपने मीटिंग करी, चले गए, और उसके बाद फिर कोई डिस्कशन नहीं। कुछ कुछ लोगों से आपने मीटिंग कर ली, अपने जनरल सेक्रेटरी से कर ली, प्रेसिडेंट से कर ली, उसके बाद आप किसी और कार्यकर्ता से नहीं मिलना चाहते हैं। तो चीजें कैसे बनेंगी। आप पार्टी को खड़ा करने के लिए कोई ये थोड़ी है कि आपने मतलब पदाधिकारियों के साथ बैठ लिए, चाय नाश्ता कर लिया और उसके बाद चले गए। उसके उसके बाद तो फिर आपको उनको लेके जनता के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वो चीजें कैसे होंगी, वो कोई 2 घंटे में पॉसिबल थोड़ी है। और जहां आप अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानते हैं और कहते हैं नहीं, इंडिया गठबंधन जो है उसको तो हम लीड करेंगे, क्योंकि पहले तो चुनाव लड़ने से पहले तो इनमें आपस में यही बात चल रही थी कि लीड कौन करेगा, कि लीड जी राहुल गांधी जी करेंगे, उधर से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, उधर से ममता बनर्जी कह रही हैं। तो सब लोगों में पहले तो इस बात की थी। अब हारने के बाद जिस तरह से जो शांति छा गई है, ठीक है, जो जो लग रहा है कि ये क्या हो गया, तो अब जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है। तो यही दुखती रग पे हाथ पे वो रोहिणी जी ने रख दिया कि जिम्मेदारी ये तेजस्वी यादव ले। तो अब यस, इस बात पे घर में लड़ाई हो गई। तो यस, घर में लड़ाई मत करिए, आप लोग आपस में आत्मचिंतन करिए, बैठिए, और उसके बाद जो जिन जिन कम से कम जिन मतदाताओं ने वोट दिया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी ही अच्छे हैं, कम से कम उन्होंने वहाँ की बिहार की अपनी विधानसभा की जनता को कम से कम हाथ जोड़ के कहा कि भैया मुझ जैसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई संगठन था, ना कोई मेरे पास कोई दल था, ना मेरे पास कुछ था, और आपने मुझ जैसे व्यक्ति को लगभग 35,000 40,000 वोट दिए हैं, तो मैं तो आप लोगों का हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक करता हूँ। और उन्होंने जिस तरह से भावुकता से भरे हुए शब्दों में सभी के साथ अपील की, कम से कम वही अच्छे हैं। मुझे तो कम से कम वही एक समझदार नेता लगे इन लोगों से, तो कि ये इतना इनको बिहार की जनता ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी जो वोट प्रतिशत मिला है, या 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 आरजेडी को मिला है, या प्रशांत किशोर जी को मिला है, तो कम से कम उनसे तो अच्छे वही निकले कि कम से कम वो सब बिहार की जनता का कम से कम ये अपील तो कर रहे हैं कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को इतने मतदान दिए, तो मैं इस ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। तो अब आगे क्योंकि एक जमीन से जुड़े नेता में और दूसरे लोगों में यही अंतर होता है कि वो उसकी कदर नहीं करते हैं, और केवल अपने आप को सत्ता में बैठे हुए देखना चाहते हैं। जन यस, राजनीति में जो भी व्यक्ति हैं सभी को एक सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए। उन्हें कोई जरूरी नहीं है सरकार में रहें, आप संगठन में रहिए, जनता की सेवा करिए। जनता की सेवा करने के लिए तो बहुत सारे मोड रहते हैं,
और विपक्ष के नेता अगर ये चाहें तो आ, आ, आप किसी भी तहसील में चले जाइए, सिंचाई विभाग में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, समस्या तो हर जगह है, आज भी है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है कि लेकिन आप काम काम तो आपको करना पड़ेगा ना, केवल आप चुनाव में जाके बयानबाजी करेंगे कि नहीं जी ये नहीं हुआ, तो वो कैसे वो चीजें, तो जनता से जुड़े मुद्दों पर तो विपक्ष कोई बात करना नहीं चाहता है, ना अपने नेताओं को वहां भेजना चाहते हैं, ना काम करना चाहते हैं, केवल एक ऐसे आरोप लगाना कि साहब हम हाइड्रोजन बम ला रहे हैं, तो यही इनकी पार्टी का हार का कारण है। भारतीय जनता पार्टी है, अब स्वदेशी से जुड़े उत्पादों को जिस तरह से प्रचार में लगी हुई है पूरा, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो आकर्षित करते हैं, नीचे के युवाओं को आकर्षित करते हैं, नीचे नीचे के व्यापारियों को आकर्षित करते हैं, समाज को आकर्षित करते हैं। तो ये उन मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहते हैं, ये गांधी जी से ही इतना दूर हो चुके हैं कि उनकी उन्हीं के मुद्दों पे कोई जो ग्राम समाज के ग्राम स्वराज के मुद्दों को ही डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो यही सब विपक्ष की के लोग हैं, उनका ये हार के कारण है। अब यस। हमारी तो यही विनम्र विनती है कि विपक्ष मजबूती से अनेक इन सभी मुद्दों को उठाए, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता और हर स्वयंसेवक निश्चित रूप से अपने प्रभावी रूप से अपने कार्यों में सेवा में रत है ही है। यस। तो सर जिस तरह से अभी ये विरोधी पक्ष के खेमे में शांति छाई हुई है, आत्मचिंतन करने का पता नहीं उनका मनोबल भी इतना है कि नहीं, लेकिन सर मुझे फिर से एक शोले का डायलॉग याद आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो पूछते हैं उसमें, तो उस तरह का ही सन्नाटा जो है वो छाया हुआ है। लेकिन जो भी है, अभी जो आने वाले काल में इलेक्शंस है ना, उसके लिए ये क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो तो भगवान ही जाने। लेकिन सर आज आपने इस मुद्दे को लेके भी चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा लगी हमको, और हमारे दर्शकों को भी जरूर पसंद आएगी। तो इसलिए हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि प्लीज हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की। जय हिंद सर, वंदे मातरम सर। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यस, थैंक यू।